हाय एवरीवन। आज हमारा कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू PYQ फॉर SSC GD एग्ज़ाम 2025 का लेक्चर नंबर 10 है, मतलब कि लास्ट लेक्चर है। मैंने आपको बोला था कि टोटल 10 लेक्चर में हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके थ्रू। SSC GD 2024 और 2022 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी मैंने एक जगह कंपाइल किए थे। उन सभी को मैंने जैसे कोई किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनाया उनको डिटेल में कराया है। ठीक है, आप अगर SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने अगर ये 10 लेक्चर्स देखे हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये लास्ट लेक्चर है, ये 10th लेक्चर है, ये देख लो। इसके बाद आपको हिस्ट्री में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके नोट्स बनाए सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करते रहो। और ना सिर्फ GD एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी SSC एग्ज़ाम, कोई भी रेलवे एग्ज़ाम या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है और मैंने आपको पूरी कोशिश की थी इन 10 लेक्चर्स के थ्रू कि मैं आपको वही पढ़ाऊँ जो कॉन्साइज वे में पढ़ाऊँ, और वही पढ़ाऊँ जो पेपर रिलेवेंट है, जहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं। मैं आपको हिस्ट्री में एक वर्ड भी लिखवा रहा हूँ तो वो इस थॉट प्रोसेस से लिखवा रहा हूँ कि आपको याद करना पड़ेगा ये वर्ड। और देखो, मुझे पता है, मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ कि हमें कितनी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया, सिर्फ उतना लिखवाया जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे हैं, कंप्लीट हिस्ट्री कैसी लगी है, उसकी फीडबैक ज़रूर देना। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फॉर ऑल एग्ज़ाम अपडेट्स, और जितनी भी हमारी क्लासेस की PDFs होती हैं वो सारी आपको यहीं से मिलेंगी। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना ज़रूर। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 171 कहता है, इन ब्लैंक द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटिंग इज अ सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो बेसिकली किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हुआ। तो बेसिकली किस ईयर में हुआ था ये आपको बताना, तो 1600 में हुआ था। तो जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी बेसिकली इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, और ये था कि उस मतलब कि ब्रिटिश से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है इंडिया में। मतलब एक तरह से जो ट्रेड था सोल राइट, क्या वही ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और ब्रिटिश की कोई कंपनी आगे ट्रेड नहीं करेगी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो बनी थी 1600 में। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 31 दिसंबर 1600 में बनी थी। कब बनी थी? 31 दिसंबर 1600 में बनी थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक वो बताओ, भारत सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले पुर्तगीज भारत आए थे। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। कौन था? एक बंदा था बास्को डी गामा। बास्को डी गामा ये पुर्तगीज था, पुर्तगाली था, पुर्तगीज था। ठीक है, 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। और ये कहाँ पे उतरा था? कैलीकट में उतरा था। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिखवाई हैं कि पुर्तगीज था, 1498 में आया, और कहाँ उतरा था? कैलीकट में उतरा था। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, ये आया, फिर बाद में और पुर्तगालीज आए और इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था। तो ये सवाल ऐसे बनेगा कि गोवा को जो कैप्चर किया था वो कब किया था पुर्तगालियों ने? 1510 में। और आपको पता है हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी गोवा आपका पुर्तगालियों के ही कब्जे में था। आपका 1961 में आपका जो गोवा है वो आज़ाद हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक आंदोलन चलाया गया था, बेसिकली उस आंदोलन का नाम था गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है, 1961 में वो आंदोलन चलाया गया था। ये फ्रीडम मतलब फ्री हुआ था फ्रॉम द पुर्तगीज इन 1961। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर देखो, मैं थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? हम बात कर चुके हैं, 31 दिसंबर 1600 में बनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं पहली फैक्ट्री के बारे में, कि जो इसकी पहला, हिंदी वाले लिखेंगे पहला कारखाना, जो इसकी फर्स्ट फैक्ट्री थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, पूछ लिया जाता पेपर में, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर थी? मसूलीपट्टनम में थी। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर थी? मसूलीपट्टनम में थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए?
अच्छा देखो, ये फर्स्ट फैक्ट्री थी। अगर आपसे फर्स्ट ट्रेड फैक्ट्री पूछा जाए या ट्रेड सेंटर पूछा जाए, फर्स्ट ट्रेड सेंटर पूछ लिया जाए, फर्स्ट ट्रेड सेंटर, तो ये कहाँ था? ये आपका 1613 में। अच्छा, ये बनी थी आपकी 1611 में, ठीक है। 1613 में कहाँ पर? सूरत में बना था। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे फैक्ट्रीज बनी थी, लेकिन ज़्यादा सवाल देखने को मिलते नहीं हैं यहाँ से, तो इसलिए ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। और ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो एक सवाल ये बन जाता है कि उस वक्त भारत में कौन रूल कर रहा था? मुगल्स में। तो मुगल्स रूल कर रहे थे, मुगल्स में कौन रूल कर रहा था? अकबर। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये देख बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी। महात्मा गांधी जो भारत आए थे वो जनवरी में आए थे, ठीक है। कौन क्या डेट थी उस वक्त, मतलब कब आए थे? तो 1915 में आए थे। मैंने आपको बताया भी था कि 9 जनवरी 1915 में आपके कौन आए थे? महात्मा गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। और उसके बाद 9 जनवरी को NRI डे भी मनाया जाता है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद हमें करना है मुगल एम्पायर इंपोर्टेंट रिमेनिंग थिंग्स, ओके। ठीक है, अभी हम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 180 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। जो सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो देखो, सांची की स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और अशोक ने बनवाई थी। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। द प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो प्रार्थना समाज कब बनी थी? आप बोलोगे भैया 1861 में बनी थी। अच्छा, प्रार्थना समाज किसने बनवाई थी? आत्माराम पांडुरंग ने बनवाई थी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा, रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट द कंदारिया महादेव टेम्पल, ठीक है। 1919 में जो कंदारिया महादेव टेम्पल है, किस किस रूलर से बनवाया था? तो जब हम आर्किटेक्चर देख रहे थे तो मैंने आपको करवाया था, किसने बनवाया था? चंडेल्स ने बनवाया था। और कौन सा किंग था जिसने बनवाया था? बंगदेव किंग था ना, अभी हम देख के आए हैं, तो ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ईयर 1957 एन इम्पोर्टेंट ईयर फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1757 में एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों थी? मे बी मैंने ये आपको पढ़ाया है। देखो, 1757 में एक बैटल हुआ था, बताओ वो कौन सा बैटल था? तो देखो, यहाँ पर 3 बैटल्स की जिक्र किया है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बरार, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ प्लासी, सॉरी। तो प्लासी का ही युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी ही था, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैटल था। और बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था? सिराज उद दौला, सिराज उद दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। और एक्चुअल में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है वो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव को, सॉरी, सिराजुद्दौला को हराने के बाद एकदम से हुकूमत जो ढंग से स्टार्ट होती है वो 1757 में होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखते हैं किस में लिखा हुआ है ये सारी बातें। इन 1757 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट कंट्रोल ओवर मद्रास बाय डिफीटिंग नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। कंट्रोल ओवर अवध, कंट्रोल ओवर, तो देखो ये तो होगा नहीं। कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया इन 1757 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट कंट्रोल ओवर बंगाल बाय डिफीटिंग सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। कंट्रोल ओवर, अब देखो जो आपका सिराजुद्दौला था वो कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। तो बेसिकली किस पे कम कंट्रोल पाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो बंगाल पे ही पाया होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रित कंट्रोल किया। तो इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। हुज प्रस्ती वाज फाउंड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाए तो जो आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है? तो जो आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
जो हुई थी वो कब हुई थी? तो देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, दिसंबर 1931 में आपकी दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दिसंबर 1931 में। एंड फॉर्म्ड स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो देखो जो आपकी स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन किसने किया था, तो मैंने आपको बताया था, एक थे सी आर दास और एक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। एक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने कांग्रेस को बेसिकली स्वराज पार्टी को फॉर्मेशन किया था, जो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ले लिया था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसके बाद हाउ मैनी रूलर्स ऑफ दक्षिणापट वर डिफीटेड बाई समुद्रगुप्त। तो दक्षिणापट के जो रूलर्स थे वो कितने समुद्रगुप्त ने हराए थे, ये आपको पूछा जाए। तो जो दक्षिणापथ है, ठीक है, दक्षिणापथ के जो रूलर्स थे वो आपके कितने रूलर्स थे, ये आपको बताना है। तो वो रूलर्स थे आपके 12। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नेम्ड ओनली वंस इन ऋग्वेद। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो ऋग्वेद में गंगा जो रिवर है उसका सिर्फ एक बार जिक्र होता है, केवल एक बार नाम आया है गंगा का। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है, तो वो कौन सी गंगा है, वो कौन सी रिवर है, गंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिकली 182। ठीक है, इसके बाद हम वो कर लेते हैं मुगल एम्पायर का थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट। वैसे तो हम मुगल एम्पायर कर चुके हैं, लेकिन मैं कुछ आपको मुगल एम्पायर के आर्किटेक्चर कराऊंगा। जो हमने जब मुगल एम्पायर कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको नहीं कराए थे, कुछ तो करा दिए हैं, तो जो रह गए हैं वो करा दूंगा, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर में, वो हम कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंसिडेंट्स अकर्ड इन 1919। 1919 में कौन सा मेजर इंसिडेंस हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये तो हमें पता ही है। 13 अप्रैल कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अब कुछ मुगल एम्पायर में जो आपने जहाँ पर नोट्स बनाए हैं मुगल एम्पायर के, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप अब कर लो। ठीक है, सीक्वेंस से करना। जैसे सबसे पहले बाबर है, तो बाबर के बारे में देखो एक सवाल ये बना है, बाबर, जस्ट बेटा सेकेंड, कि जो आपका बाबर राजा बना था वो किस एज में बना था। आपका देखो जो बाबर बना था 11 साल की उम्र में, 11 साल का था जब ये राजा बना था, कहाँ का, फरगना का। अब आप सोच सकते हो कि जिस उम्र में हमें कुछ नहीं पता था उस उम्र में वो राजा बन गया था। ठीक है, और एक और चीज़, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मैंने लिखवाया था, जैसे जो आपका फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको लिखवाया था कि ये 1526 में हुआ था। अच्छा, बाबर को इनवाइट किसने किया था ये बैटल लड़ने के लिए? इस बैटल में इसने किसको हराया था, ये तो हमें पता है, इब्राहिम लोदी को हराया था। उस वक्त दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश राज कर रहा था, इब्राहिम लोदी को हराया था इसने। लेकिन ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, ये जो बाबर को इन्वाइट किया गया था कि आओ तुम लड़ो, और ये सही चांस है इब्राहिम लोदी को हराने का, वो था दौलत खान लोदी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु इनवाइटेड बाबर, तो दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और इब्राहिम लोदी मतलब बेसिकली जो दौलत खान लोदी था उसे पता था कि बाबर तो आएगा और थोड़ा इसे हराएगा, जो भी चीज़ें लेके चला जाएगा वापस, लूट पाट करके चला जाएगा। उसे नहीं पता था कि ये तो यहीं आके बस जाएगा। वो सोच रहा था कि जब ये चला जाएगा तो मैं राज करूँगा। ठीक है, तो सोचा कुछ था, हुआ कुछ। ठीक है, और ये जो बैटल, ये जो पानीपत का बैटल है, ये पानीपत जो जगह है ये कहाँ पर है, ये आपकी जो जगह है ये हरियाणा में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपको, अच्छा, बाबर का रियल नेम नहीं लिखवाया था शायद मैंने, बाबर का रियल नेम लिख लो। बाबर का जो रियल नेम था वो था जहीर उद्दीन, जहीर उद्दीन। ठीक है, ये इसका रियल नेम था, ये बात आपको पता होना चाहिए। और बाबर ने ये जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, इससे पहले भी कई बार अटैक कर चुका था, 5-6 बार अटैक कर चुका था। तो 5 बार लगभग अटैक किया था। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट टाइम पूछे कि बाबर ने देखो 1526 में आके तो इब्राहिम लोदी को हराया था,
लेकिन 1519 में इसने फर्स्ट अटैक किया था भारत में, और ये लूटपाट के पर्पज से किया था, राजफाज करने का उस वक्त इसके कोई मन में नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट अटैक किया था 1519 में, और टोटल 5 अटैक किए थे भारत में बिफोर द बैटल ऑफ पानीपत। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर डेप्थ में अगर पूछने चला गया तो यहाँ से पूछ सकता है सवाल। ठीक है, और ठीक है, बाबर के बारे में इतना ही, हुमायूं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक मैंने आपको शेरशाह सूरी के बारे में एक चीज़ लिख लो, टॉम्ब नहीं लिखवाया था मैंने, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी कहाँ पर है आपका? सासाराम में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर आया था ना। ठीक है, तो अकबर, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अकबर की जो बायोग्राफी है, अकबरनामा, ये मैं लिखवा चुका हूँ। अकबरनामा ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, ये बता दी थी मैंने बात, अबुल फजल ने। लेकिन बता, ये तीन तीन सेक्शन में डिवाइड थी, तो कभी भी सवाल पूछ लेता है कि कितने सेक्शन में डिवाइड थी, तो आपको पता होना चाहिए 3 सेक्शन में डिवाइड थी। पहले सेक्शन में जो जिक्र किया गया है वो अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में जिक्र किया गया है, अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरे जो पार्ट है, दूसरा जो सेक्शन है, उसमें अकबर रीजन के बारे में, जो अकबर का टाइम पीरियड था उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और जो तीसरा है सेक्शन, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था अकबर का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अकबर के बारे में जिक्र किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अकबर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक अकबर के नवरत्न मैंने कराए थे, वहाँ पर तानसेन कराए थे, तानसेन। तानसेन के बारे में एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, इनके गुरु का अगर कभी नाम पूछ लिया जाए कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था, तो तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था, स्वामी हरिदास। एक ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो, एक बैटल ऑफ अहमदगढ़ हुआ था, बैटल ऑफ अहमदगढ़, अहमदगढ़ नहीं, अहमदनगर। ये किस किस के बीच में हुआ, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये चांद बीबी और अकबर के बीच में हुआ था, ये चीज़ याद रखना, चांद बीबी और अकबर के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि फतेहपुर सीकरी जो बिल्ट की थी, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी, मैंने आपको बताया था। तो जो आपकी फतेहपुर सीकरी है वो अकबर ने बनवाई थी। अकबर ने ये सीकरी बनवाई थी और इसको कैपिटल भी बनाया था। तो अगर आपसे ये पूछे कि किस मुगल ने जो फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था, तो वो कौन था? अकबर था। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के बारे में। और आपको और क्या पता होना चाहिए? ठीक है, ये बनवाया। उसके बाद देखो, अकबर की डेथ कब हुई थी? अकबर की डेथ भी फतेहपुर सीकरी में ही हुई थी, 1605 में। एग्जैक्ट डेट देखें तो 27 अक्टूबर 1605 में इसकी डेथ, हाँ, फतेहपुर सीकरी में ही हुई थी। और इसको जो दफनाया गया था वो आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा, एक बैटल ऑफ पुरंदर लिख लो, बैटल ऑफ पुरंदर, वो मैंने नहीं लिखवाया था, बैटल ऑफ पुरंदर। देखो, जब मैं कराता हूँ और कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है, जब करा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद नहीं आती, तो मैं बाद में उसे ऐड ऑन करा देता हूँ, तो आपका रहेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बैटल ऑफ पुरंदर हुआ था 1665 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था? छत्रपति शिवाजी वर्सेस राजा जयसिंह, राजा जयसिंह। अच्छा, राजा जयसिंह को किसने भेजा था? किसकी तरफ से लड़ रहा था ये लड़ रहा था औरंगजेब की तरफ से। किसकी तरफ से लड़ रहा था ये? औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसकी तरफ से लड़ रहा था ये? औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो मुगल आर्किटेक्चर अभी करवाऊँ या 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम मुगल आर्किटेक्चर करेंगे, क्योंकि अब हमारे सारे क्वेश्चन वो हैं जो हम देख चुके हैं, कहीं ना कहीं मैं थ्योरी में आपको करा चुका हूँ, तो एक साथ ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी मैं 10 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, कितने? 190 तक करते हैं, टोटल हम 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज ये ख़त्म करना है हमें, और फिर 190 के बाद मैं आपको मुगल आर्किटेक्चर करा देता हूँ, जो जो रह गया है कुछ इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम 10 क्वेश्चन और करके इसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन एम्परर वाज नॉन बाय द नेम पियादसी?
पियादसी के नाम से देखो, तो जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैंने आपको बताया था कि पियादसी के नाम से किसको जाना जाता है, अशोक को जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1873 ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज, हु इज रेफर्ड टू ही। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, यहाँ वह किसे कहा गया है। तो देखो, सत्य शोधक समाज किसने की थी, आपकी ज्योतिबाई फुले ने की थी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं किसने की है, ज्योतिबाई फुले ने की है। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन एंड ऑथर ऑफ हर्षचरित। मतलब हर्षवर्धन के यहाँ पर कोर्ट पोइट था और ऑथर था हर्षचरित का। तो वो कौन है, तो वो है आपका बाण भट्ट। तो देखो, डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बाण भट्ट किस रूलर के टाइम पे था, तो आपके किसके टाइम पीरियड पे था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे। ये जो हर्षचरित लिखी है वो बाण भट्ट ने लिखी है। ये मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखवा चुका हूँ। ठीक है, और बेसिकली इसमें हर्ष की लाइफ के बारे में इन 1866 हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। तो जो आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, 1866 में निम्नलिखित में से किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी। इसमें से आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो जो आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है लंदन में जिसको इस्टेब्लिश किया था, वो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द वॉर बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलाकेसिन सेकेंड फॉट। हर्षवर्धन और पुलाकेसिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो देखो, जब मैंने आपको बताया था तो वो कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है, बैटल ऑफ नर्मदा। और इसमें पुलाकेसिन सेकंड हर्षवर्धन को हरा देता है। हर्षवर्धन एक ऐसा रूलर था जिसको किसी ने हराया नहीं था, बट पुलाकेसिन इसे हरा देता है, बैटल ऑफ नर्मदा जो होता है हमारा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ धम्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग। धम्म की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने लोकप्रिय बनाया। तो धम्म किससे रिलेटेड है, मैं जब आपको पढ़ा रहा था अशोक के बारे में मैंने लिखवाया था, अशोक मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है मौर्यन एम्पायर का, जहाँ से सवाल बनते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बताका डायनेस्टी। निम्नलिखित में से बताका राजवंश का संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो, जो बताका डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर था वो था बिंद शक्ति। कौन था, बिंद शक्ति। ये मैंने नहीं कराया था तो ये नोट डाउन कर लेना। बताका डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, बिंद शक्ति। इन 1928 द was founded at the meeting in Firoz Shah Kotla ground in Delhi. Amongst its leader were Bhagat Singh, Jatin Das and Ajay Ghosh. 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो किसकी स्थापना की गई थी ये आपको बताना है। तो देखो, मैंने बताया था 1924 में एचआरए बना था, और भगत सिंह के इन्फ्लुएंस में एचआरए का नाम बदल के 1928 में क्या कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मुगल आर्किटेक्चर देख लेते हैं, फिर हम आगे जो 10 क्वेश्चन है, जो 200 हम टोटल करेंगे, 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर उन्हें मैं आपको कराऊंगा। अब देखो, यहाँ पर जो आपका आर्किटेक्चर है मुगल पीरियड के टाइम पर, वैसे तो मैंने बहुत सारे आर्किटेक्चर आपको करा दिए थे। अब जरूरी नहीं है कि मैं आर्किटेक्चर है यहाँ पर जो मुगल्स ने बनवाए वही जो मुगल के पीरियड में हुए, चाहे किसी ने बनवाए, सही वो भी करा दूंगा 2-4। और ठीक है, मैं आपको कराता हूँ। जैसे एक था हमारा पंचमहल। आप मुझे ये बताओ पंचमहल किसने बनवाया था। तो आप बोलोगे भैया जो पंचमहल बनवाया था ये फतेहपुर सीकरी में था। सबसे पहले तो फतेहपुर, पंचमहल कहाँ था आपका, फतेहपुर सीकरी में। तो आप देखो, अगर ये बनाया किसने था, तो अब आपको पता है ये फतेहपुर सीकरी में था, तो सिंपल सी बात है अकबर ने ही बनाया होगा। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक गोल गुम्बज था, गोल गुम्बज। ठीक है, गोल गुम्बज जो टॉम्ब है,
गोल गुम्बज, गुम्बज ये किसने बनवाई थी ये बताओ। ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाई थी, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाई थी। ठीक है, कहाँ पर है ये, कहाँ का रूलर था ये, बीजापुर का। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये अकबर के बारे में, अकबर का टॉम्ब कहाँ पर है ये बताओ, अकबर टॉम्ब कहाँ पर है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है। तो ये अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में। अच्छा, चार मीनार कहाँ पर है ये बताओ, चार मीनार। तो आप बोलोगे भैया जो चार मीनार है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर है आपकी, हैदराबाद में है। और ये किसने बनवाया था, ये मोहम्मद कुल कुतुब शाह ने बनवाया था, मोहम्मद कुल कुतुब शाह ने बनवाया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हवा महल कहाँ पर है, अच्छा ये बताओ, हवा महल। देखो ये तो सबको पता होगा कि हवा महल कहाँ पर है, तो हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में है, जयपुर में है। और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था इसे, महाराजा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था इसे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अच्छा, जो फतेहपुर सीकरी में जो फतेहपुर सीकरी में एक मकबरा है, अ, एक सेकेंड, फतेहपुर सीकरी में एक टॉम्ब है, वो किसकी है, फतेहपुर सीकरी। ऐसा सवाल पूछे तो एक सूफी सेंट था जिसको अकबर बहुत मानता था, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो अगर आपसे ये पूछे कि शेख सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ पर है, तो वो फतेहपुर सीकरी में है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो सबको पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ताजमहल का आर्किटेक्चर कौन था, डिजाइन किसने किया था, तो जो ताजमहल को डिजाइन किया था ना, डिजाइंड बाई उस्ताद अहमद लाहौरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। और बेसिकली ये जो टाइम पीरियड था शायद मैं लिखवा चुका हूँ, 1632 से लेकर 1648 के बीच में बनवाया था। और इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जामा मस्जिद। तो आपकी जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद 1656 में किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। कहाँ पर, दिल्ली में। ये तो शायद मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। और बहुत सारे मतलब मुगल आर्किटेक्चर में जब मुगल पीरियड पढ़ा रहा था तो तभी कर दिए थे उसमें। ठीक है, तो वो सारे आप याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अकबर mentioned in his inscription that he conquered कलिंगा आफ्टर बिकम किंग। तो मैं आपको बताया था कि वो राजा बनने के क्या साल बाद कलिंगा वॉर हुआ था, तो 8 साल बाद, राजा बनने के 8 साल बाद कलिंगा वॉर हुआ था, 8 वर्ष बाद। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन 1919 गांधी जी कॉल्ड फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, किसके अगेंस्ट किया था, तो रूल एट एक्ट के अगेंस्ट किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, किसके अगेंस्ट किया था, रूल एट एक्ट के अगेंस्ट किया था। अकॉर्डिंग टू चोला इंस्क्रिप्शन व्हाट वाज द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल कॉल्ड। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उस लैंड को क्या बोलते हैं, सालभोग। चोल शिलालेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है सालभोग। क्या बोला जाता है उसे, सालभोग बोला जाता है। इन विच ईयर वॉज द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। जो तो जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है वो इस्टेब्लिश की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। कौन सी ईयर में की गई थी ये आपको बताना है, तो ये किया गया था 1930 में, 1930 में। राजगिरा वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड
तो देखो मैंने आपको बताया था मगध की पहले कैपिटल थी राजगिरा, राजगिरा को बदल के बाद में क्या कर दिया गया था, पाटलिपुत्र। क्या कर दिया गया था, पाटलिपुत्र। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो घियासुद्दीन बलबन रूल्ड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। जो घियासुद्दीन बलबन है वो जो उसने रूल किया था भारत में, कब से लेके कब तक किया था, तो उसने किया था आपका 1266 से लेके 1287 तक, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी। जो आपका नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो कब शुरू हुआ था, तो जो आपका नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है 1921 में शुरू हुआ था, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, तो कुमारगुप्त ने बनवाई थी, ये भी हम देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय ब्रिटिश फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा दिया गया मुख्य तर्क निम्नलिखित में से कौन सा था। कि मतलब वो बंगाल का विभाजन कर रहे थे और उन्होंने क्या तर्क दिया था, क्या लॉजिक दिया था, उनके अनुसार क्या लॉजिक था, ठीक है, बताओ। तो उन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहेगा अगर हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये उनका रियल बातें नहीं थी, ये तो सिर्फ पागल बनाना था, चाहते तो वो फूट डालना था। द सतवाहना किंगडम वाज इस्टेब्लिश अबाउट हाउ मैनी ईयर्स एगो। जो सतवाहना किंगडम है वो लगभग 2100 वर्ष पहले इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखो ये हमारे टोटल 200 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ठीक है। टोटल ये कितने क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, 200 क्वेश्चंस कवर किए हैं। और इसमें हमारी ऑलमोस्ट पूरी हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं, पूरी हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं। आप अपना एग्ज़ाम देने चले जाना, आपके जो भी पेपर में फंसेगा वो इसी क्लासेस जो आपने ये टोटल 10 लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, यहीं से आपके पेपर में आने वाला है। आपके ये जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम है इसमें जो 2024 में 2022 में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। कुछ हमने डेप्थ में भी जाके बात की है। अगर आप कोई पर्टिकुलर और एग्ज़ाम दोगे तो अगर कोई ऐसा सवाल ना बने जिससे कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ, तो चीज़ें मतलब हिस्ट्री में इतना कर लो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ये मोर देन इनफ है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये 10 लेक्चर हो गए हैं, आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।